अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो चाइना क्यों लगातार हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे जो इलाके हैं उनके पास में अपनी बस्तियां बसाता चला जा रहा है। अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो हर साल इस देश से तकरीबन 7.5 और अब लगभग 8 लाख लोग हर साल बच्चे जो है पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहां से 95% बच्चे कभी लौट के वापस अपने देश भारत में नहीं आते। अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले 2 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले गए। ये उनसे अलग है जो पहले थे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उनसे अलग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो इस देश में न्याय होना चाहिए, न्याय, और न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि देश में अन्याय ही अन्याय है। इनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है। बात यह है कि सुनने वाला और उसको जो है उसको फैसला देने वाला, न्याय देने वाला कौन है। कर्तव्य का कै जिसे नहीं मालूम हो वो आदमी कर्तव्य की बात कर रहा। बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े नारों से न तो कर्तव्य पूरा होता है और न ही देश का कुछ भला होता है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, संविधान को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है और जो लोग इसको खत्म कर रहे हैं, इसके विषय में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज आप जिस सभा में आप बैठे हैं गुड़गांव में जो हुई है, इसमें आपने देखा होगा ये सभा मैक्सिमम एडवोकेट्स जो हैं भिन्न भिन्न जिलों से जो आए हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से भी हैं, उन सारे साथियों की एक ये सभा आज रही है। सो एक तो वकील समाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना और साथ में उस जिम्मेदारी को समझते हुए इस देश के संविधान को बचाना, इसके लिए काम करना, ये आज की सभा का लक्ष्य था, उद्देश्य था। लेकिन सर कहा जा रहा है देश मजबूत हाथों में है। वो तो आप कह रहे हो या मोदी जी कहते फिरते हैं मजबूत हाथों में है। अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं और सारे मीडिया वाले साथी इस बात को ध्यान से दें और दुनिया को दिखाएं भी। अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो चाइना क्यों लगातार हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे जो इलाके हैं उनके पास में अपनी बस्तियां बसाता चला जा रहा है। तो जो लाल आंख दिखाने वाली बात थी मोदी जी कहाँ गई अगर मजबूत हाथों में है? एक बात। दूसरी बात, अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथ में है तो इस देश के पिछले 8 साल में 10 लाख अरबपति, करोड़पति लोग इस देश को छोड़कर चले गए और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। अगर देश मजबूत हाथों में तो काय को जा रहे भाई, वो भाग के यहां से काय को दूसरे देशों में नागरिकता ले रहे। अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो हर साल इस देश से तकरीबन 7.5 और अब लगभग 8 लाख लोग हर साल बच्चे जो है पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहां से 95% बच्चे कभी लौट के वापस अपने देश भारत में नहीं आते। अगर ये मजबूत हाथों में है और अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो पिछले 2 साल में देश के हालात इतने बदतर हुए हैं कि हर चीज में देश पीछे चला गया। लोकतंत्र के मामले में पीछे, भूखमरी में बुरी हालत है और अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले 2 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले गए। ये उनसे अलग है जो पहले थे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उनसे अलग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। और अगर देश मजबूत हाथों में है तो किसान की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए थी 2022 तक, वो आमदनी 35% कम हो गई। कैसे? अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो पिछले 8 साल में मोदी सरकार से 22 करोड़ बेरोजगारों ने रोजगार मांगा, नौकरी मांगी।
मात्र 7,22,000 लोगों को मोदी सरकार रोजगार दे सकी। तो अगर ये मजबूत हाथों में है तो योग्य है। इसके अलावा इस देश की जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है। ये देश अगर मजबूत हाथों में है तो देश का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? अपने यारों को, हम दो और हमारे दो को इस देश की तमाम संपत्ति क्यों दी जा रही है? क्या इसका संविधान में प्रावधान है? नहीं। अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो इस देश में न्याय होना चाहिए, न्याय, और न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि देश में अन्याय ही अन्याय है चारों तरफ, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये सारी चीजों को देखकर अब बताओ कि देश मजबूत हाथों में है या सच्चाई कुछ और है? इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारा देश इस समय अडानी और अंबानी के हाथों में है, तो अडानी और अंबानी के हाथों को हम मजबूत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो दोनों ही कमज़ोर व्यक्ति हैं और उनके हाथ भी कमज़ोर हैं। सर, कानून के अंतर्गत क्या सरकार में जो लोग लोकतंत्र के हित में, लोक हित में कार्य नहीं कर रहे, उन्हें चुनौती दी जा सकती है, उनसे इस्तीफा? देखिए, चुनौती निश्चित रूप से दी जा सकती है। इस्तीफा आप मांग सकते हैं, लोकतंत्र है, अभी तक तो मांग सकते हैं। बट बात यह है कि चुनौती आप दोगे कहां? अगर आप सरकार को चुनौती दोगे, सरकारी स्तर पर चुनौती दोगे, सरकार में चुनौती दोगे, तो किससे कहोगे जाके? वही तो सब कुछ रेड़ की निशानी है। सब तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले तो वही है। तो जो लुटेरा है, बर्बाद करने वाला है, उससे क्या कहोगे भैया आप? वो कैसे बचाएगा? एक बात। दूसरी जो जगह आती है या जहां किसी को उम्मीद हो सकती है वो है अदालत। अदालत कैसे काम करती है इसका एक नमूना सिर्फ इसी से आप समझ जाएंगे कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस आए हैं, आते ही गुजरात दंगों से संबंधित सारी फाइलें बंद कर दी एक झटके में, आते ही पहले दिन। तो आप अदालत से न्याय की क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसके अलावा और थोड़ा सा बता दूं, अभी जस्टिस एनवी रमन्ना, जो इनसे पहले, इस समय जस्टिस यू ललित साहब हैं, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो तकरीबन 1.5 साल चीफ जस्टिस रह के गए। बड़े भाषण आपने सुने होंगे उनके, कई बार कई जगह बोलते हुए सुना होगा। लेकिन उनके सामने जो केस थे उनमें से डिसाइड कितने किए उन्होंने? जो लोगों से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 370 का मामला जो कि तू पढ़ा, उन्होंने छुआ भी नहीं। कितनी है हैबियस कॉर्पस रिट है जो कि तू पढ़ी है, छुई भी नहीं। अदालत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 1 लाख कंटेम्प्ट पिटीशन पड़े हैं, 1 लाख। और उनमें से मैक्सिमम वो है जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी अदालत के आदेशों को मानते नहीं है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पड़े हुए। कितने डिसाइड हुए हैं आप इससे पता अंदाजा लगाएं। दूसरा, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसके विषय में रिट पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, वो पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। और तो छोड़ दिए, जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने पेगासस का मामला आया, और पेगासस का मामला आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी, हाई कोर्ट जजेस की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, वकीलों की जासूसी, सेना के अधिकारियों की जासूसी, आपके जो है जो सीबीआई के लोग हैं उनकी जासूसी, सरकार में बैठे मंत्रियों की जासूसी, पार्टी के लोगों की जासूसी, सबकी जासूसी हो रही है। और ये मसला पेगासस का सरकार जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, नतीजा 0, 0। तो आप किससे उम्मीद करोगे? तो आपका कहना तो सही है कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है। बात यह है कि सुनने वाला और उसको जो है उसको फैसला देने वाला, न्याय देने वाला कौन है? कोई नहीं। इसलिए अब आवाज उठाने की बजाय सब कुछ सामने है, तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की तैयारी करो, तभी कुछ बचेगा। और ये जन आंदोलन से संभव है, अन्यथा नहीं। सर, सरकार कह रही है कि भाई गुलामी की जो मानसिकता है उससे अब हमें निकलना पड़ेगा बौद्धिक तौर पर। साथ ही साथ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो कर्तव्य पथ बनाया गया है, इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि अब राजभवन का नाम जो है कर्तव्य भवन कर देना चाहिए, राजस्थान का नाम बदल है कर्तव्य स्थान कर देना चाहिए, कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को अडानी और अंबानी की गुलामी से अब निकल जाना चाहिए, देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये लाखों करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और अपनी सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को बादशाह या राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके सेंट्रल विस्टा को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे आम आदमी जा सके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री ना बैठे, आम आदमी को जगह मिलनी चाहिए वहाँ पे। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मोदी जी। देखो, ये कर्तव्य पथ की जो बात कही है, मैं महमूद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। कर्तव्य उस व्यक्ति को याद होता है जो गुलामी से मुक्त हो। मोदी जी को तो अंबानी अडानी की गुलामी करने से ही फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसी बिजनेसमैन का गुलाम हो जाए, उसके हिसाब से काम करे, तो उसे कर्तव्य क्या याद होगा? और क्या है कर्तव्य? 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए मोदी जी ने मंगवाया, मिसाइल भी उस पर असर नहीं कर सकता। और उस समय मंगवाया जब देश की जनता भूखों मर रही है। मैंने अभी आंकड़ा आपको दिया कि 23 करोड़ लोग और पिछले 2 साल में गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। इन हालात में आप 8,500 करोड़ का जहाज मंगाते हैं और 23,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा मोदी जी की सुरक्षा पर हर साल एसपीजी का जो खर्चा होता है 600 करोड़ का बजट है। 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन, एक दिन में मोदी जी को चेहरा दिखाने के लिए विज्ञापन पर खर्च होता है। क्या कर्तव्य है मोदी जी का? भूखों को रोटी देना। मजबूत राष्ट्र के मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत राष्ट्र के नहीं, एक गरीब राष्ट्र के अपनी मौज मस्ती के लिए देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं। जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है, कर्तव्य का कै जिसे नहीं मालूम हो, वो आदमी कर्तव्य की बात कर रहा। बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े नारों से न तो कर्तव्य पूरा होता है और न ही देश का कुछ भला होता है। जिस देश में बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हो, जिस देश में आधे से अधिक आबादी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता हो, उस देश में आप प्रधानमंत्री मौज मस्ती से रह रहा हो। मतलब सबसे बुरी स्थिति में जब देश पहुंच गया है, ये वो देश की हालत है जिस देश के 85% लोगों की 85% लोगों का हक मात्र 2% लोग दबाए बैठे हो। आप उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी का मुखौटा बनाने के लिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कितनी बड़ी पीआर एजेंसी और कितने मेकअप आर्टिस्ट। तो ये मुखौटा बनाने के लिए, असली मुखौटा, असली चेहरा क्या है मोदी जी का, वो छुपाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। आप लोगों ने सब देखा होगा ना। असली चेहरा छुपाने के लिए और नकली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हो, वो मजबूत हो सकता है या नहीं, हम देश की जनता पे ही छोड़ना चाहते हैं। सर, ईवीएम बैन की आपने आज बात की, यहाँ से ऐलान किया, साथ ही साथ बीजेपी ने तो 2024 के जो चुनाव है उसका ऐलान कर दिया है। जो उन्होंने राज्य के प्रभारी है वो नियुक्त कर दिया है अभी से ही। आप ईवीएम बैन की बात करें, उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित में देखिए, ये तो बहुत पहले कर दिया था। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में गए थे, उसी समय उन्होंने उनसे कह दिया था बीजेपी के विधायकों से कि भाई 2024 की तैयारी करो चुनाव की। उनकी तैयारी चल रही है। वो हमेशा 24 घंटे केवल चुनावी मोड में ही रहते हैं और कुछ उन्हें आता जाता नहीं है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है, मैंने जो ईवीएम की बात कही, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो मताधिकार, वो वोट का अधिकार, उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आप ही करेंगे उसे। वोट हम डालते हैं, लेकिन हमारी वोट लूट ली जाती है, और जिस तरह से लूटी जा रही है हम सब समझ रहे हैं, फिर भी हम उस वजह को खत्म नहीं करना चाहते। रही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, तो विपक्ष की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उन्हें मालूम नहीं है कि ईवीएम में धांधली होती है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर उनके दामन पाक होते तो बीजेपी से डरते नहीं। उनकी भी कहीं ना कहीं फाइल खुली पड़ी होगी, ईडी का डर उन्हें भी होगा, सीबीआई का डर उन्हें भी होगा, है या नहीं है? और रही दूसरी और पार्टियों की बात, तो कहीं ना कहीं सबका हाल यही है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जनता की जिम्मेदारी है कि अपने वोट को बचाए, इस देश के लोकतंत्र को बचाए, इस देश के संविधान को बचाए, और ये केवल जन आंदोलन से संभव है।
और ये तभी संभव है कि जन आंदोलन बन के ईवीएम का खात्मा हो और फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। फिर देखते हैं मोदी जी में कितना दम है। 56 इंच का सीना है, ये 56 मिलीमीटर भी नहीं रहा।